तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एक नया 20 गैलन का टैंक लिया और उसमें कुछ अलग अलग तरह का सामान डालने के लिए भी निकाल लिया। जाहिर है इस दूसरे एनक्लोजर में हमारे पास पानी होगा ताकि टैडपोल उसमें तैर सके, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास जमीन भी होगी ताकि जब टैडपोल के हाथ बाहर निकले तो वो जमीन पर कीड़ों का शिकार करना शुरू कर सके, जिसे देखना बहुत कूल होगा। इसे बनाने के लिए मैंने बीच में पत्थरों की एक दीवार बनाकर उसे कुछ वाटर स्प्रे फोम के साथ जोड़कर शुरुआत की। पत्थरों के लेफ्ट की तरफ मैंने असल में कुछ मिट्टी, रेत और बहुत सारी सजावट की चीजों से पहला टैंक फिर से बनाया और फिर मैंने उसे पानी से भर दिया। फिर राइट की तरफ मैंने कुछ मिट्टी, लकड़ियां, काई और ऐसी ही चीजें डाली और दूसरा एनक्लोजर बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक है, इसे जरा देखो तो ये अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है ये अपना काम तो कर ही देगा। वैसे भी मैं उस फ्रॉग को यहाँ तब डालूंगा जब उसके हाथ बाहर निकल आएंगे, तो चलिए तब तक इंतजार करते हैं। खैर उस फ्रॉग के हाथ बाहर आने में कुछ दिन लगे और 15 डे तक उसकी पूंछ भी उसके शरीर में अब्जॉर्ब होने लगी थी। अरे यार, ये तो अब असल में एक फ्रॉग बन गया है और इसका मतलब है कि वो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकता है। तो मैंने उसे अपने हाथ से उठाया और उसे उसके नए घर में ले गया। उसे अंदर डालने के तुरंत बाद वो असल में कुछ घंटों के लिए पानी वाले हिस्से में ही रहा। आप देखिए इस समय उनके गिल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो पानी के अंदर सांस ले सकते थे, लेकिन बेशक अब उसके लंग्स भी हैं, इसलिए वो जमीन पर भी सांस ले सकता है। और थोड़ी देर बाद मैंने उसे एनक्लोजर के बीच वाले हिस्से पर बैठे देखा। उसका आधा शरीर पानी से बाहर निकला हुआ था। वो जमीन पर अपने पहले कदम रखने ही वाला था और एक बार जब ये मेंढक असल में जमीन पर आ जाएंगे तो मैं पता लगा पाऊंगा कि वो किस स्पीशीज के हैं और फिर उन्हें कीड़े खिलाऊंगा, जो देखने में बहुत मजेदार होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ इस वीडियो के लिए एक स्पेशल लिमिटेड एडिशन मर्च कलेक्शन बनाया है। हमारे पास हुडीज, स्टिकर्स और पोस्टर भी हैं और ये सब सामान बहुत तेजी से बिक रहा है। अगर इस मर्च का कोई भी सामान कूल लगे तो उसे जल्द ही खरीद लेना, क्योंकि जाहिर है अगर वो बिक गया तो आप उसे दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। बहुत सारा कूल स्टफ है जिसे आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मैं आपको वीडियो के आखिर में और बताऊंगा। खैर फिलहाल चलिए हम उस चलने वाले मेंढक पर वापस लौटते हैं। छोटे मेंढक ने धीरे से अपना सिर पानी से बाहर निकाला और जमीन के हिस्से को देखा कि कहीं यहाँ कोई शिकारी तो नहीं, और ये देखने के बाद कि वो सेफ है उसने एक कदम, 2 कदम उठाए और अब हमारा पहला मेंढक पहली बार जमीन पर चल पड़ा। अरे ये टैडपोल है, ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये एक मेंढक है, लेकिन ये जमीन पर इसका पहला कदम है। ये देखना सच में बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं इन टैडपोल्स को 2 हफ्ते से ज्यादा से पाल रहा हूँ, इसलिए ये एक अच्छा और छोटा सा माइलस्टोन है। लेकिन ये फ्रॉग यही नहीं रुका, वो जमीन पर और आगे चला गया और कुछ ऐसा करने लगा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अरे आप लोग देख रहे हैं कि ये फ्रॉग अभी क्या कर रहा है? वो असल में खुद को मिट्टी में दबा रहा है। जाहिर है इसकी पीठ पर वो कूल येलो और ऑरेंज पैटर्न है और इससे मुझे लग रहा है कि ये एक पैक-मैन फ्रॉग है। और क्योंकि ये ऐसा कर रहा है तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक पैक-मैन फ्रॉग है। असल में पैक-मैन फ्रॉग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मिट्टी में रहते हुए किसी कीड़े के अपने ऊपर चलने का इंतजार करते हैं और जब ऐसा होता है तो वो बाहर कूद कर उसे खा लेते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा। अब बारी है डे 16 की। मैंने पुराने टैंक से सबसे बड़े टैडपोल्स निकाले और उन्हें नए टैंक में डाल दिया ताकि जब उनके हाथ बाहर आए तो वो चल सके। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक कुछ और फ्रॉग्स ना आ जाएं, इसलिए मैं 2 हफ्ते बाद 28 डे वापस लौटा और अब टोटल 3 फ्रॉग्स थे। ओरिजिनल वाला, दूसरा येलो वाला और किसी वजह से एक ऑरेंज फ्रॉग भी था। पैकमैन फ्रॉग हर तरह के रंग के हो सकते हैं तो शायद हमें कुछ और तरह के भी मिलेंगे। लेकिन खैर उस दिन बाद में मैंने देखा कि 2 येलो फ्रॉग्स एक दूसरे के साथ मिट्टी में चिल कर रहे थे। ठीक है, मैं सच में इन लोगों को खाने के लिए मिट्टी से बाहर कूदते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये क्रिकेट से ही रखे। अरे चलो कुछ डाल देते हैं, उम्मीद है कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। तो मैंने क्रिकेट्स को खुला छोड़ दिया, लेकिन जब वो लगातार फ्रॉग्स के पास और कभी कभी उनके ऊपर भी घूमते रहे तो फ्रॉग्स ने उन पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। तो इसके बजाय मैंने कुछ छोटे क्रिकेट्स बाहर निकालने की कोशिश की और ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। उन्हें अंदर डालने के ठीक बाद ये अकेला क्रिकेट इन फ्रॉग्स के पैर के पास आया और ये राइट वाले ने उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो चूक गया। तो क्रिकेट ने भागने की कोशिश की, लेकिन फिर लेफ्ट वाले फ्रॉग ने उसे खाने की कोशिश की और वो भी बुरी तरह से उसे मिस कर गया। सच कहूं तो ये फ्रॉग्स काफी बुरे शिकारी होते हैं, लेकिन ये क्रिकेट भी पागल ही था। वो घूम फिर कर फिर से इन फ्रॉग्स के पास चला आया और इस बार उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि पैकमैन फ्रॉग उसे अब खा रहा था। खैर मुझे लगा कि मैं बस यही देख पाऊंगा, लेकिन 2 मिनट के बाद एक बड़ा क्रिकेट उनके पास आया। मुझे लगा कि उनमें से कोई भी उसे खाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो उनके पास आता गया और मिट्टी के आसपास घूमता रहा, तभी पैकमैन फ्रॉग ने अपना मुंह खोला और वो क्रिकेट सीधा उसके मुंह में जा गिरा। देखिए इस फ्रॉग ने अभी अभी अपनी बॉडी के साइज का एक क्रिकेट खाया है और ऐसा लगा कि लेफ्ट ओर वाला मेंढक भी बहुत जल रहा था। वो बस
बस राइट वाले मेंढक को चाटता रहा। खैर फिलहाल हमारा मेन गोल ये है कि हम सभी टैडपोल्स को बदलते हुए देखें और पैकमैन फ्रॉग्स की एक आर्मी बनते हुए देखें। इसलिए मैंने उनकी देखभाल करना और उन्हें खाना खिलाना और वो सभी चीजें करना जारी रखा। लेकिन 40th डे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। अब तक एंक्लोजर में कुल 6 फ्रॉग्स थे, लेकिन उनमें से एक फ्रॉग एक चट्टान के नीचे बैठा था और उसके मुंह से पैर और पूंछ बाहर निकली हुई थी। भले मैं उन्हें बहुत खाना दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक टैडपोल निगल लिया। पैकमैन फ्रॉग असल में कुछ भी खा लेते हैं, दूसरे फ्रॉग्स को भी, लेकिन मुझे लगा क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गलत था, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि वो शायद एक दूसरे को भी खा सकते हैं। इसलिए मुझे सभी फ्रॉग्स को उनके अपने अलग अलग एनक्लोजर्स में रखना होगा। इसलिए मैं बाहर गया और बहुत सारे अलग अलग एनक्लोजर्स और सब कुछ बनाने के लिए कुछ सामान ले आया। खैर हर टैंक के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। बस उन्हें लगभग 3 इंच कोकोनट फाइबर की मिट्टी से भर देते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं ताकि ये अच्छा और नम रहे, कुछ मॉस और लकड़ियां डाल देते हैं ताकि वो नीचे छिप सके, और एक छोटा सा बोल रख देते हैं। मैंने यही प्रोसेस रिपीट किया और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे एनक्लोजर्स हैं। फाइनल स्टेप के लिए मैंने कुछ हीट मैट्स निकाले और उन्हें एनक्लोजर्स के एक तरफ लगा दिया ताकि हीट ग्रेडियंट बन सके, ताकि फ्रॉग्स चुन सके कि उन्हें कितना गर्म रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब एनक्लोजर्स तैयार हैं। अब मुझे शायद फ्रॉग्स के बड़े होने पर बड़े एनक्लोजर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों के लिए तो ये अपना काम कर देंगे। तो डे 41 पर मैंने उन सभी 6 फ्रॉग्स को उनके अलग अलग एनक्लोजर्स में रख दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं जिस फ्रॉग ने उस टैडपोल को खाया था अब वो काफी बड़ा हो गया है। शायद उसे कुछ दिनों तक भूख भी नहीं लगेगी, वो कितना मोटा हो गया है। उन्हें अंदर डालने के तुरंत बाद कुछ फ्रॉग्स पानी की छोटी ट्रे में जाकर आराम करना चाहते थे ताकि उन्हें थोड़ी नमी मिल सके। देखिए इस समय ज्यादातर फ्रॉग्स के गिल्स गायब हो चुके होते हैं और वो सिर्फ हवा में सांस ले सकते हैं, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनके एनक्लोजर में पानी बहुत कम गहरा हो, नहीं तो वो डूब जाएंगे। डे खत्म करने के लिए मैंने कुछ क्रिकेट्स उनको खाने के लिए दे दिए। डे 62 तक मुझे और भी एनक्लोजर्स बनाने पड़े, क्योंकि इस समय तक बचे हुए टैडपोल्स भी फ्रॉग्स बन गए थे और मैंने उन सभी को उनके नए घरों में भेज दिया। देखिए अब मेरे पास टोटल 15 पैकमैन फ्रॉग्स थे, और आप शायद सोच रहे होंगे मैं इन फ्रॉग्स का करूंगा क्या। खैर मुझे लगता है कि मैं बस उन्हें यहीं पर ऐसे रहने दूंगा, उन्हें क्रिकेट्स खिलाऊंगा ताकि मैं उन्हें और बड़ा होते हुए देख सकूं। ये सच में बहुत बड़े हो जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो मैं इन पर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा।